तो लाइट के रिफ्लेक्शन की जो थ्योरी है अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी, है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि जो लाइट है वो जाता था कहीं रास्ते में, कोई दूसरा मीडियम आता था या कोई दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन आता था, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो सेम मीडियम में वापस आ जाता था, है ना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाता है। दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है ना। और जब स्पीड चेंज होता है तो उसके हिसाब से उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, ठीक। अब जैसे कि यूँ मान लीजिए आपको कहीं पर जाना हो, है ना, लेकिन कहीं पर जाने के लिए आपके पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आपका स्पीड कहीं पर ज़्यादा हो जाता है और कहीं पर कम हो जाता है ना। आपको फिक्स टाइम दिया गया कि इतने टाइम में आपको वहाँ पर पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर स्पीड आपकी कम हो जाती है वहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है वहाँ पर थोड़ा सा लॉन्गर डिस्टेंस आप ले सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो लाइट है वो पाथ को अपने फॉलो करता है। जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाती है तो वो शॉर्टर पाथ जो है वो सिलेक्ट करता है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड हो जाता है, और ये जो बेंड होने की फेनोमेना है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ के समझते हैं। इसमें कहा गया है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेज। सो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ओब्लिकली का मतलब ये हुआ कि कुछ इंक्लाइंड है, इंक्लाइन होकर के लाइट इंटर कर रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटर नहीं कर रहा है या पैरेलल इंटर नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी एंगल पर इंटर कर रहा है। तो जब किसी एंगल पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तब क्या होगा वो बताया गया है। सो व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंजेस, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है ना। तो किसी दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितने एंगल से बेंड होगा, मतलब दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड कितना चेंज हो जाएगा, है ना। ये जानने के लिए हमें एक मीडियम की स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता है जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो ये बताता है कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसका डिफिनीशन बताया है। एक्चुअली में ये रेशियो बताता है स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो वैक्यूम है उसमें सबसे ज़्यादा तेज चलता है लाइट, है ना, सबसे ज़्यादा तेज चलता है वैक्यूम में। किसी भी मीडियम में जाएगा तो उससे स्पीड जो है वो कम हो जाता है। तो वैक्यूम में उसका जो स्पीड होता है c, इसको जनरली हम लोग लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो v होता है उससे कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर कम है तो ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा आएगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो 1 से बड़ा आता है अगर किसी मीडियम की बात करें तो। वैक्यूम के लिए या एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 माना जाता है ना। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कई बार हमें दो मीडियम दिए होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, है ना, तो उनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पूछा जाता है, हमें बताना होता है। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिलेटिव में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको सिंबल दिया गया है μ/1। जैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो VAB लिखते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो μ/1 इसको सिंबल लिया जाता है। और ये होता है μ2/μ1, मतलब जिसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव में वो है μ2, और जिसके रिलेटिव में निकालना है, जिस मीडियम के रिलेटिव में निकालना है वो नीचे रखना है μ1, है ना। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो μ2/1 लिखा गया है ये हो गया μ2/μ1। अब आप देखेंगे कि म्यू का जो डिफिनीशन बताया गया है
है ना। म्यू का डिफिनीशन यहाँ पर बताया गया है C/V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो μ2 को लिख सकता हूँ C/V2। V2 क्या है, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट है और C वैक्यूम का है। उसी तरह से μ1 लिखना हो तो C/V1। V1 क्या है, मीडियम 1 में स्पीड है लाइट का V1 और C वैक्यूम है, तो C और C कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा V1/V2, है ना। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग एक और तरीके से याद रख सकते हैं, μ21 इज इक्वल टू μ2/μ1 इज इक्वल टू V1/V2। तो ये पता चलता है कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड कम हो जाएगा, है ना। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसको कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था वैसे ही होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो तरीके के होते हैं, है ना, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकेंड लॉ, है ना। तो फर्स्ट लॉ जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो ये दो मीडियम का बाउंड्री है, एक ऊपर मीडियम है और एक नीचे मीडियम है। तो ऊपर जो है जैसे मान लेते हैं कि एयर दिया हुआ है और नीचे वाटर दिया हुआ है, ठीक। अब एयर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले लेता हूं μI, है ना, और जो वाटर है μI इसका मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इंसिडेंट रे इसी मीडियम से आ रहा है, इंसिडेंट रे एयर से इंटर कर रहा है वाटर में, इसलिए इसको मैंने μI लिखा है। ये जो है ये नॉर्मल है ना, ये बाउंड्री हो गया एयर और वाटर जो मीडियम है उनके बीच का बाउंड्री है, ये उस सरफेस पर नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो अगर हम बात करें कि यहां पर अगर इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूं μI, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा मैं μR। यहां पर I और R जो है जस्ट ऐसे याद रखना है कि जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μI लिया है, उसका I वाला जो लेटर है वो यहां पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक। और नीचे वाला जो मीडियम है ना, इसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे में से जो R लेटर है उसको हमने यहां पर यूज किया है μR, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे है ना। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम लोग कह सकते हैं I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको कह सकते हैं R। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से एंगल इंसिडेंट रे का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, है ना। तो फर्स्ट लॉ जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही लॉ यहां भी है, ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करते हैं, है ना। एक बार पढ़ के देखते हैं, ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन, है ना। ये वैसा ही लॉ है। उसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था। सेकेंड लॉ क्या करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिलेट करता था। कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है ना। यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिलेट करने वाला जो लॉ है वो दूसरा वाला लॉ है ना। लेकिन यहां पर I और R जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट होता है। उस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या रिलेट करता है, कहता है कि μI इंटू साइन I इज इक्वल टू μR इंटू साइन R। याद करने के लिए देखेंगे, बहुत अच्छा है ये।
कि आई वाले टर्म एक तरफ है, म्यू आई मतलब यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया और साइन या इसी मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, म्यू आर यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हमने और इसी मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो आर ले लिया। तो म्यू आई साइन आई वाला टर्म एक तरफ, म्यू आर साइन आर वाला टर्म एक तरफ। ये याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई डिवाइडेड बाई म्यू आर, है ना। अगर ऐसा हो कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि म्यू आई जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर बाई चांस मान लिया जाए कि जो म्यू आई है वो 1 हो गया फॉर एयर, और वाटर के लिए म्यू ले लिया हमने फॉर वाटर, है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, है ना। तो ये रिलेशन भी आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा अच्छा है याद करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक साइड में एयर ही हो सकता है उधर ग्लास हो इधर वाटर हो, है ना, हो सकता है इधर वाटर हो इधर ग्लास हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है अच्छा फॉर्मूला है याद करने के लिहाज से, है ना। अभी जो हमने रिफ्रैक्शन की थ्योरी पढ़ी, जो 2 लॉज पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि हमें हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट है, इसमें कहा गया है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ऊपर एक रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है, और ये जो है ये बाउंड्री है, दोनों मीडियम की बाउंड्री या इंटरफेस कह सकते हैं। ये नॉर्मल हो गया उस बाउंड्री पर, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आया, है ना। ये इंसिडेंट रे है जो कि रेयरर से इंटर कर रहा है और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट करके पास कर रहा है ना। रिफ्रैक्टेड रे डेंसर मीडियम में चला गया, इंसिडेंट रे रेयरर में था, रिफ्रैक्टेड रे डेंसर में है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो अगर स्नेल्स लॉ से हम लोग रिलेट करेंगे, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, है ना। तो आप देखेंगे जो डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है रेयरर वाले से। रेयरर वाले का हमने म्यू आई लिया था, डेंसर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है ना, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पर डेंसर वाले का यानी म्यू आर जो है वो ज़्यादा है म्यू आई से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई बाई म्यू आर। अब जैसा कि यहाँ बताया गया कि म्यू आर जो है वो म्यू आई से बड़ा है, तो ये जो रेशियो है ये लेस देन 1 आना चाहिए। लेस देन 1 आने का मतलब ये हुआ कि साइन आर इज लेस देन साइन आई, है ना। मतलब ये होगा कि आर जो है वो लेस देन आई होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू बड़ा होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बड़ा हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो साइन आई है वो बड़ा है साइन आर से, मतलब आई जो है वो बड़ा होना चाहिए आर से, और वही यहाँ पर रिजल्ट आया है। अगर आर आई से छोटा हो गया, है ना, ये जो आर है आई से छोटा हो गया, तो क्या होगा, ये जो लाइट रे सीधा जा रहा था, है ना, तो ये एक्चुअली में आई था हमारा, ये एंगल आई, मतलब कि ये एंगल आई। तो चूंकि आर छोटा हो गया है आई से, इसलिए इसको जो लाइट है उसको इधर बेंड होना पड़ा, नॉर्मल की तरफ आना पड़ा, जैसे कि ये एंगल छोटा हो जाए। और यही जो है यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया था। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में इसका जस्ट उल्टा बताया गया है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। पहले रेयरर से डेंसर में गया था, इस बार डेंसर से रेयरर में जा रहा है।
तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम बनाया वैसे ही, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे रेयर मीडियम है, ये दोनों मीडियम की बाउंड्री है ना। तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेयर से, तो इस बार म्यू आई बड़ा होगा म्यू आर से। म्यू आर मतलब कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे है ना। अब इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ को यूज करता हूं यहां पर, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, है ना। तो इससे पता चलेगा कि जो साइन आर बाई साइन आई है वो हो जाएगा म्यू आई बाई म्यू आर। इस बार जो है म्यू आर छोटा है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ये छोटा है, तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा रेशियो। इसका मतलब साइन आर इज ग्रेटर देन साइन आई, है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आर ग्रेटर देन आई हो। आर आई से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं जो इंसिडेंट रे आ रहा था उसको ऐसे आना चाहिए था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। अब आर जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ये आर आई से बड़ा आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे था जो ऐसे आ रहा था ये इधर बेंड हो गया है क्रॉस करने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो ये नॉर्मल से दूर हो गया। और ये स्टेटमेंट बताया गया है व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, है ना, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से ये दूर हो जाता है, आ रहा था ऐसे लेकिन ये इधर बेंड हो गया, नॉर्मल से दूर हो गया। इस केस में क्या था, ये आ रहा था इधर लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया जिससे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाए, है ना। तीसरा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अलोंग नॉर्मल टू द इंटरफेस इट पासेज इनटू अदर मीडियम विदाउट डेविएशन। जैसे यहां पर भी हम लोग ले सकते हैं, दो मीडियम है, भले म्यू आई और म्यू आर डिफरेंट हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, ये डेंसर ले लें ये रेयर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल आया है ना, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के पैरेलल ही ये क्रॉस कर जाएगा। मतलब कि अगर नॉर्मल के पैरेलल आया है तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है ना। तो इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के पैरेलल आया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो ये जब क्रॉस करेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसमें 0 होना चाहिए, है ना। जो स्नेल्स लॉ है उसके हिसाब से साइन आर बाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आई बाई म्यू आर होता है ना। या जो ओरिजिनल फॉर्मूला है मैंने जो बताया था वही लिखता हूं, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर। अब देख सकते हैं कि अगर मैं आई को 0 कर दूंगा तो यहां पर ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या बचेगा, म्यू आर और साइन आर। तो म्यू आर तो 0 है नहीं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 होता नहीं है, तो ऑब्वियसली साइन आर 0 होगा। और साइन आर 0 होने का मतलब हो गया आर 0 होगा। आर 0 होने का मतलब ये होगा कि बिना डेविएशन के क्रॉस कर जाएगा, बेंड ही नहीं होगा, है ना। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कहता है व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे, है ना। एक्चुअली में क्या होता है आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ये एक स्लैब है ना। तो इस स्लैब पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है सपोज ऐसे, है ना। तो सपोज इधर एयर है और ये ग्लास है, तो क्या होगा, एयर से डेंसर है ग्लास तो ये नॉर्मल की तरफ पहले बेंड हो जाएगा, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूं। अब जब फिर ग्लास से वापस एयर में जाएगा, इधर भी एयर है, दोनों तरफ सेम मीडियम अगर होगा तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। इसमें ये इंसिडेंट रे है, ये जो मैंने दिखाया है ये इंसिडेंट रे है
और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे, या इसी को हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं, है ना। जो स्लैब से बाहर जा रहा है इसको इमर्जेंट रे कहा जाता है, इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे, बीच में रिफ्रैक्टेड हुई है यहां पर, और इसके लिए वही इंसिडेंट रे भी है, ठीक। तो अगर आप स्नेल्स लगाकर देखेंगे इस बाउंड्री पर और इस बाउंड्री पर, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कह सकते हैं नॉर्मल से। अगर मैं इसको मानता हूं कि ये आर है तो ये भी आर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल ये भी नॉर्मल, दोनों पैरेलल हो गए, है ना। तो यहां पर अगर आप स्नेल्स लगाएंगे इस बाउंड्री पर, जब भी मीडियम चेंज होता है तो आई और आर को रिलेट करने के लिए हम लोग स्नेल्स लगाते हैं। यहां पर स्नेल्स मैं लगाऊंगा कि म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन आर, ये हो गया यहां पर। अब यहां पर स्नेल्स आप लगाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर स्नेल्स लगाने से आएगा कि यहां के लिए रिफ्रैक्टिवनेस लेंगे म्यू जी, और ये आर जो है एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए, लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ है, तो म्यू जी साइन आर, और जब क्रॉस कर जाएगा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा यहां के लिए। तो लिखेंगे म्यू एयर, क्योंकि यहां पर वापस एयर में आ गया, इंटू साइन ई। अब आप देख सकते हैं कि इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब दोनों को इक्वल करेंगे, देखेंगे इसमें म्यू एयर है, इसमें म्यू एयर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई और साइन ई भी इक्वल हो गए। साइन आई इज इक्वल टू साइन ई हो गया, मतलब कि आई इज इक्वल टू ई हो गया, है ना। ये दोनों नॉर्मल पैरेलल हैं, और आई और ई इक्वल हो जाने का मतलब है कि लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। हालांकि ये अलग बात है कि जब लाइट रे यहां से क्रॉस करता है ना, जब यहां से क्रॉस करता है तो पैरेलल तो गया, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया इसको इधर, है ना। जो लाइट रे जा रहा था इधर वो चले गया इधर, है ना, इतना शिफ्ट हो गया। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, 12th क्लास में, इसको कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। जो लाइट रे ऐसे जा रहा था वो खुद के पैरेलल इधर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना चाहिए।